हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं दीपांकर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम को लेकर के स्ट्रेटजी, कैसे आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। और एग्जाम में मैथ का जो सेक्शन है उसका एक बड़ा रोल है, तो उस सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 15 नंबर की मैथ्स के डायरेक्ट क्वेश्चन यानी अरिथमेटिक से रिलेटेड और 15 नंबर की मैथ्स की पेडागोजी आती है। तो इन चीजों का हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं मेरे साथ? तो आइए देखते हैं फटाफट से आज की क्लास में आप लोगों के लिए क्या क्या मैं लेकर के आया हूं। तो आप देखेंगे यहां पर नंबर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, नंबर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ये चूंकि एक मैथ्स का अरिथमेटिक का टॉपिक है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे पेडागोजी वाली क्लास पे। पेडागोजी से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे। एग्जाम में पेडागोजी से रिलेटेड कहां कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि एक नया बैच सीटेट का स्टार्ट हो रहा है। आप सभी बच्चे उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, यानी वो सारे टूल्स जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए आ जाइए मेरे पास और देखते हैं यहां पर नंबर्स में हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। नंबर्स को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। आप देख सकते हैं एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर ये हमारी सारी वास्तविक संख्याएं हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें हमारी काल्पनिक संख्याएं भी आ सकती हैं। काल्पनिक संख्याएं यानी जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। पहले तो मैं आपको शॉर्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दूं। अगर रूट के अंदर, बेटा शॉर्ट में पढ़ेंगे, रूट के अंदर अगर माइनस का साइन दिख जाए तो समझिए कि वो एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है, यानी वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होगी। a प्लस आई बी, ठीक है, जहां पर i इज इक्वल टू रूट माइनस वन और आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। ठीक है, बस इसके बाहर आपको कुछ नहीं जाना है। अगर कोई नंबर मिल जाए जैसे रूट 5 और अंदर माइनस का साइन लगा है, ठीक है, रूट -5, रूट -4, रूट -9, तो समझ जाइएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, रूट -3। ठीक, अब आ जाइए रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर, अब इन जिनमें आई ना लगा हो, आई मतलब आयोटा ना हो, उनके अलावा जितनी भी इस दुनिया में संख्याएं हैं सारी वास्तविक हैं। सारी क्या हैं? वास्तविक हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं? वास्तविक संख्याओं को हमने डिवाइड कर रखा है। वास्तविक संख्याओं को हमने डिवाइड कर रखा है। किसमें डिवाइड किया है? इंटीजर्स में और डेसिमल में। ठीक, इंटीजर्स में आपके, इंटीजर्स में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आने वाली सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। यहां पर आप देखेंगे -1 एक पूर्णांक है, +1 भी एक पूर्णांक है, -2 भी एक पूर्णांक है, +2 भी पूर्णांक है। ठीक, इसी प्रकार आप देखेंगे -100 भी एक पूर्णांक है और +100 भी एक पूर्णांक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइनस इनफाइनाइट और इधर आएगा आपका प्लस इनफाइनाइट। तो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं आ गई सारी हमारी क्या हैं?
पूर्णांक हैं। सिंपल सी भाषा, जितने भी देखेंगे पूर्णांक के नाम से क्लियर है, पूर्ण अंक, पूरा अंक होना चाहिए, फिर वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, फिर चाहे वो संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन आपको काम ये करना है, -1 और +1 के बीच में क्या आता है? 0। -1 और +1 के बीच में क्या आता है? 0। ठीक है, तो इस वजह से हमारी 0 भी एक क्या है? पूर्णांक है। ये पेपर में आता है आपके एग्जाम में, क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है? जी हां, 0 एक पूर्णांक संख्या है। अब काम की बात यह रखनी है कि इसमें कोई भी दशमलव वाला अंक नहीं होता है, फ्रैक्शन वाला अंक नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं 5 एक पूर्णांक है, तो आप कहेंगे जी हां 5 एक पूर्णांक है, लेकिन 0.5 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 5/1, 5/1 का मतलब क्या होता है? 5। 5/1 पूर्णांक है, लेकिन 1/5 पूर्णांक नहीं है। 1/5 पूर्णांक नहीं है। इन चीजों को आपको समझना होता है। जैसे 0.5 पूर्णांक है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 5.00, ये इसका मतलब 5 हो गया। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर है यहां तक की? फिर देखिए इंटीजर क्या होते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बताई, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। इसके बाद आ जाइए डेसिमल। ठीक है, इसमें हम लोग डेसिमल लेते हैं। ठीक है, जो दशमलव पर आधारित जो नंबर होते हैं, 0.5, 2.3, 1.72, ऐसे पॉइंट करके जो भी नंबर आएंगे वो सारे। तो इंटीजर्स को बेसिकली हमने दो पार्ट में बांटा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और 0। तो जो पॉजिटिव हैं 0 से इस तरफ वाले लेफ्ट साइड वाले वो सारे नेगेटिव, और 0 से राइट साइड वाले ये सारे पॉजिटिव हो गए। तो जो पॉजिटिव नंबर हैं उनको हम लोग प्राइम और कंपोजिट में भी ब्रेक करते हैं, और उनको हम लोग इवन और ऑड में भी ब्रेक करते हैं। किस में ब्रेक करते हैं? इवन और ऑड में भी ब्रेक करते हैं। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक, जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें आपकी दो कैटेगरी आती है। एक आती है रिपीटिंग, यानी रिपीटिंग मतलब रिकरिंग नंबर, ये मतलब आवर्ती संख्याएं, यानी आपको इसके बारे में ये पढ़ना है, ऐसी संख्या जिनकी आवृत्ति बार बार हो रही हो, जो बार बार रिपीट हो रहे हो। 0.5555555, यानी इसके ऊपर 0.5 बार लग जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? ये रिकर कर रहा है नंबर, ये रिकर कर रहा है, यानी 5 की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति दशमलव संख्या, रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये जैसे इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 0.555 ऐसे करके, इसको हम क्या लिखेंगे? 0.5 बार, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? 0.5 बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/9, 5/9। तो आपने यहां पर देखा जो डेसिमल नंबर है वो दो टाइप से है, या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे नॉन रिपीटिंग में मैंने मान लिया 0.53, बस यहीं पे आके कहानी खत्म हो गई। तो ये 0.53 जो नंबर है वो नॉन रिपीटिंग है, और यहां पर 5 रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लग जाता है, और जितने अंकों पे बार लगता है उतनी बार बटे में 9 लिखते हैं, जितने अंकों पे बार लगता है उतनी बार बटे में 9 लिखते हैं। तो मैंने ये लगा दिया, तो ये रिपीटिंग हो गया और ये नॉन रिपीटिंग हो गया। गॉट इट? पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर आपने देख लिया, और फिर आता है मेन मुद्दा प्राइम नंबर का। चलिए प्राइम नंबर के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर के बारे में। देखो यहीं पे देखो, प्राइम नंबर, ध्यान देना बेटा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, विच इज डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जो या तो 1 से विभाजित हो
जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, उनको बोलेंगे। ठीक, सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद बेटा 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये सारे काउंट करिए कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मैंने लिखी हैं? 1 से 50 के बीच में आपने देखा टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। ठीक है, कहां से कहां तक की होती हैं? 1 से 50 के बीच में। तो मेरे दोस्त 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, इस पर भी आया है, इस पर भी आया है। ये जितने भी प्राइम नंबर हैं, और अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, कभी भी देखिए फ्यूचर में, जब भी देखें तो इस सेंटेंस को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी प्राइम नंबर लिखे हैं बेटा, ये सारे आपको उंगलियों पे होने चाहिए। तुरंत आपको ये याद कर लेना, इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके आगे भी है। जब आप मेरे कोर्स में आगे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे जो और नंबर आए हैं प्राइम नंबर, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे 3 नंबर की संख्याओं को देख करके हम बता सकते हैं कि प्राइम है। 4 नंबर को, 4 अंकों की किसी संख्या को देख करके हम कैसे बताएंगे प्राइम है कि नहीं है। इनका सबका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अब मैं बात करता हूं सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 2 को छोड़ दें, अगर 2 को छोड़ दें तो इस दुनिया में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सारी कैसी हैं? ऑड हैं। 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। सारी कैसी हैं? विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ऑड, सारी ऑड नंबर है। 2 को छोड़कर केवल 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है। 2 को छोड़ दें तो जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सारी कैसी हैं? विषम है। और सबसे अच्छी चीज, ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी हैं ये किसी के टेबल में नहीं आती। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा 37 किसी के पहाड़े में सुना है? नहीं सुना है। 36 सुना होगा लेकिन 37 नहीं सुना, 47 नहीं सुना, 43 नहीं सुना, 29। तो इसलिए ये किसी से नहीं कटती। जैसे मैं किसी एक को ले लूं, 37, 37 एक से जाएगा या फिर 37 खुद से जाएगा, 43 एक से जाएगा या फिर 43 खुद से जाएगा, 47 1 से जाएगा, 47 खुद से जाएगा। ठीक, ये हो गया। प्राइम नंबर को ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको प्राइम बोलते हैं, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। मोर देन 2 फैक्टर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उनको? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे बनाते हैं यहां पर देखिएगा, बहुत काम का है ये, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखिएगा कंपोजिट नंबर में सबसे पहले प्राइम नंबर को छोड़ते जाओ। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 27 के बाद इधर आ जाओ, 27 28 29 नहीं होगा फिर 30 होगा, ऐसे करके। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप जब इनको उठाइए, किसी भी एक संख्या को उठा लीजिए, मान लीजिए 4 है तो 4 1 से जाएगा, 4 2 से जाएगा या फिर 4 खुद से जाएगा। 10 है, 10 1 से जाएगा, 10 2 से जाएगा, 10 5 से जाएगा। 14 1 से जाएगा, 14 2 से जाएगा, 14 7 से जाएगा, 14 खुद से जाएगा।
10 1 से 2 से 5 से और 10 खुद से जाएगा। 18 है, 18 1 से गया, 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 3 से डिवाइड और 6 से और 18 खुद से। 24 1 से जाएगा, 24 2 से जाएगा, 24 3 से जाएगा, 24 4 से जाएगा, 24 6 से जाएगा, 24 8 से जाएगा, 24 12 से जाएगा और 24 खुद से जाएगा। ठीक, तो ये सारे नंबर क्या है, 24 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हैं इनमें सब में देख रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ये जितनी भी नंबर लिखे हुए हैं ये सब आपने किसी न किसी संख्या के टेबल में जरूर सुना है। ये सब किसी न किसी नंबर के पहाड़े में जरूर आते हैं। काम की बात यह है कि इनके सबके आपने देखा मोर देन 2 फैक्टर है। अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मोर देन 2 फैक्टर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक, लेकिन जैसे आ गई बात 1 की, 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंपोजिट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक, हालांकि प्राकृतिक संख्या शुरुआत में ही मुझे बताना था, लेकिन वो चूंकि एक क्रम था, संख्या है, वास्तविक संख्या क्या हो गई, ठीक, और काल्पनिक संख्या क्या हो गई। वास्तविक संख्या को कैसे बांटा गया और फिर उसके अंदर कौन कौन सी है, तो शुरुआत आपकी नंबर की यहां से होती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लगा करके इनफाइनाइट तक। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज नंबर, ऑल नोन एज नेचुरल नंबर। यानी जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, पहला ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, मैं पूछूं यहाँ पे कितने लोग हैं, तो आप बताएंगे सर कितने लोग हैं, आप बताएंगे सर यहाँ पे 4 लोग हैं। 1 2 3 4, कितने लोग हैं बेटा, 4 लोग हैं। अगर ये 4 लोग हैं तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 4 लोग हैं तो काउंटिंग मैंने कहां से करी है, काउंटिंग मैंने करी है 1 से, काउंटिंग मैंने कहां से करी है, काउंटिंग करी है 1 से। ठीक है, तो गिनने में मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वस्तुओं को गिनने में, ऑब्जेक्ट को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद बारी आती है होल नंबर की। होल नंबर की मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब क्या होता है, पूर्ण पूर्ण संख्या। तो अब बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके, या जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो एक सेट तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर। यानी यहां पर मैं बात करूंगा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। नेचुरल में क्या था, नेचुरल में स्टार्टिंग 1 से होती है, क्योंकि काउंटिंग हम जब करते हैं, काउंटिंग जब करते हैं 1 से करते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग करेंगे तो हमेशा 1 से करेंगे, इसलिए तो 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनफाइनाइट अपने आप में कोई एक संख्या नहीं होती है, इनफाइनाइट कोई एक संख्या नहीं होती, इनफाइनाइट एक सतत प्रक्रिया है। यहां पर ये नंबर ये चलता चला जाएगा, ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा, नंबर कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, 100 1000 लाख करोड़ अरब ये भागता चला जाएगा। ठीक है, ये सीरियल बनाएगा। दूसरी चीज प्राकृतिक संख्या समझ गए, होल नंबर समझ गए, जीरो से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाएगा।
फिर आते हैं हम लोग ऑड नंबर, नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। क्या बोलते हैं उनको, विषम संख्या, विषम नंबर या विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो 2 से विभाजित ना होने वाले नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी क्या है, इनफाइनाइट तक हमारी विषम संख्याएं हैं जो 2 से ना विभाजित हों। फिर आती है आपकी सम संख्या, फिर आती है आपकी सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाए उनको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे 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 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी क्या है हमारी, ये सभी हमारी क्या है, इवन नंबर है। ये सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। और विषम संख्या समझ गए, ये आपका फंडामेंटल है, ये मैथ का बेसिक है। बेसिक जब आप कोर्स में पढ़ेंगे तब इन चीजों पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा और बहुत डिटेल में इस पे हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक सहमत हो तो मुझे जरूर आप लोग लिख करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे इवन नंबर हो गया, इवन नंबर के बाद जैसे मैंने प्राइम और को प्राइम बताया, क्या बताया, प्राइम और को प्राइम। प्राइम मैंने बता ही दिया आप लोगों को। प्राइम क्या होता है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये सारे हमारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, इनके सबके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक मिनट, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड, मैं लिख दूं यहां पर, केवल 2 गुणनखंड, ओनली 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 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। जो या तो एक से जाए, जो या तो एक से जाए या फिर स्वयं से जाए, विच इज डिवाइडेड बाई 1 और डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, ठीक। को प्राइम नंबर, जैसे यहां पर बीच में एक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मैंने बताया जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब बारी आती है को प्राइम नंबर की। किसकी बारी आती है, को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, सह सह अभाज्य 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 संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या अपने आप में संख्या का एक जोड़ा होती है। ये कोई एक पर्टिकुलर संख्या नहीं होती, ये संख्या का एक जोड़ा होती है। इनको हम लोग पेयर में लिखते हैं, यानी ऐसी संख्याओं का जोड़ा, जैसे ये 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका सार्वगुणनखंड 1 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका सार्वगुणनखंड 1 होता है, यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है, यानी HCF 1 होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। समझ गए, जिनका ये संख्याओं का जोड़ा होगा तो 2 संख्याएं होंगी जिनका HCF 1 होता है। जैसे मैं अगर बात करूं 10,13, ठीक है, 12,25, ठीक है, 15,19, ठीक है। इनको जरा ध्यान से देखो, ये आपस में इनका सभी का HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सार्वगुणनखंड कह लो या महत्तम समापवर्तक कह लो या HCF कह लो, सब इनका सबका HCF कितना होगा, 1। और
सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है, वो उनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब उनका एक गुणनफल होता है, उनका एक उनका गुणनफल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2 और 3 ये सहअभाज्य हैं, जी हाँ, ये आपस में नहीं कटती हैं। जब ये आपस में नहीं कटेंगी तो ये कटेंगे किससे? 1 से। इसलिए इनका एक एचसीएफ कह लो या सार्वगुणनखंड कह लो, वो 1 हो गया। 2 और 3 का एचसीएफ बेटा कितना है? एचसीएफ कितना हो गया? 1। लेकिन 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम बात करूंगा, ठीक है, एचसीएफ 1 हो गया, एलसीएम कितना हो गया? 6। 3 और 4 का एचसीएफ कितना हो गया? 1। और 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 3 12, यही होती है। ठीक, चलो ये मेरा को प्राइम नंबर है 3,4, ये को प्राइम नंबर है 4,5, ये को प्राइम नंबर है। इनका एचसीएफ आप देख रहे हैं 1 है, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, ये 10,13, ये देखो ये भी आपस में नहीं कटेंगी, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या, सॉरी, ये भी सह अभाज्य संख्या होंगी। 12,25 ये आपस में नहीं कटेंगी, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या है। 15,19 ये सहअभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 12,15, क्या ये सहअभाज्य है? जी नहीं, क्योंकि ये 3 से कट जाएंगी। 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, ठीक है, इनका एचसीएफ 3 हो गया, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं होंगी। अगर मैंने लिख दिया 15,25 तो 5 3 15, 5 5 25, ये भी सहअभाज्य नहीं है, ये आपस में कट जा रही है, इनका एचसीएफ 1 नहीं है। इस वजह से इनका एचसीएफ क्या हो गया? 5 हो गया। 15 और 25 का एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। ये 5 से कट जा रही है, इसलिए इनका एचसीएफ 5 हो गया। ठीक है, तो ये सहअभाज्य नहीं होंगी। और काम की बात सुन लो, काम की बात सुन लो, जितनी क्रमागत संख्याओं के जोड़े होते हैं, जितनी क्रमागत संख्याओं के जोड़े होते हैं वो सारे भी हमारे सहअभाज्य में ही आ जाते हैं। जैसे 2,3, 3,4, 4,5, 5,6, 11,12, 12,13, 71,72, 72,73, 77,78, 78,80, फिर ये 61, 62, 63, 64, ऐसे ये सारा हमारा क्या है? सहअभाज्य है। अब मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाएंगे सहअभाज्य, ठीक है ये। लेकिन जैसे इसमें कई बच्चे ऑफलाइन में मुझसे मिले या ऑनलाइन में जैसा मुझसे डाउट पूछा कि सहअभाज्य संख्या सर वो संख्या होती है जिसमें दोनों अभाज्य संख्याएं हों। तो ऐसा नहीं है, दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी तब भी वो सहअभाज्य होगा, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, ये गलत है। इसमें क्यों गलत है ये देख लीजिए। जैसे 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 12, जैसे यहां पर देखो, जैसे यहां पर देखो 17,19, 17,19, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, तो ये आपस में सहअभाज्य है, तो ये सही है। लेकिन यहां पर देखो 12 सहअभाज्य नहीं है, 12 सहअभाज्य नहीं, 12 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है, फिर भी ये जब आपस में मिल रहे हैं तो को प्राइम बना रहे हैं, क्योंकि ये आपस में नहीं कट रहे हैं। तुम्हें यही सीखना होता है इसमें, ठीक है। 12 भी प्राइम नहीं है, 25 भी प्राइम नहीं है, लेकिन ये आपस में जब बने तो ये सहअभाज्य हो गए, ठीक, क्योंकि ये आपस में नहीं कट रहे हैं। ठीक, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा इसमें। अब देखिए जैसे इसको देखो 10,13, 10 प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है, एक प्राइम है और दूसरा प्राइम नहीं है, फिर भी एक को प्राइम है क्योंकि आपस में नहीं कट रहे हैं। ठीक, तो मुद्दे की चीजें ये ध्यान रखनी है आपको, जिनका एचसीएफ 1 होता है, जो आपस में ना कटे, यानी जिनका सार्वगुणनखंड 1 होता है, ठीक, और को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। अगर बोल दिया जाए ए और बी, ये आया हुआ क्वेश्चन है भी, ए और बी ये दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ए इंटू बी। अगर पूछा जाए ए और बी ये दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ कितना होगा? तो आप बताएंगे 1 होगा। इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अभी इन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको क्लास में जब आप ज्वाइन करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो आपको वहां पर किस लेवल का, किस हिसाब से प्रैक्टिस कराई जाएगी। डेसिमल पॉइंट वाले जितने भी नंबर होंगे, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, जिस फॉर्मेट पे मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे कहीं ज्यादा और डिटेल में आप लोगों को चीजें पढ़ाने वाला हूं आगे कोर्स में। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मेट दिखाया जा रहा है, फॉर्मेट मैं बता रहा हूं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, 2 4 6 8 10 है। 2 4 6 8 10 ये कैसी संख्याएं हैं? 2 4 6 8 10 ये सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक, विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो ये सभी देखो 2 से विभाजित हो जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच इज द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 1 नहीं है, 3 नहीं है और 0 नहीं है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो 1 को तो छोड़ ही दो, 0 न्यूट्रल हो गई। 3 क्या है? 3, 3 अभाज्य है, लेकिन 3 से भी छोटा 2 है। 3 से भी छोटा 2 है, इसलिए 2 को प्रायोरिटी पे रखेंगे। 2 क्यों है अभाज्य? क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 2 1 से जाएगा, दूसरा 2 खुद से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100 आर, 100 तक की कुल अभाज्य संख्या। अभी अभी मैंने पीछे बताया था, अभी अभी मैंने पीछे बताया कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में 25 अभाज्य संख्या, सॉरी 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67, फिर आपका 71 73 79 83 89 फिर 97, वो सारी आपकी टोटल बनेगी जाके 25। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए। केवल वह सम संख्या जो अभाज्य है, सम, दुनिया में केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है। मैंने अभी बताया था ये भी स्टार्टिंग में, दुनिया में केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है, वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 को अगर हम छोड़ दें तो इस दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी विषम है, सारी विषम है। तो वह सम संख्या जो, केवल वह सम संख्या जो अभाज्य यानी 2, बस यही आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पांचवा क्या है? पांचवा आपने देखा, if p is an odd number, p is an odd number, q is an even number and r is an odd number, then p plus q plus r is, यदि p एक विषम संख्या है, q एक सम संख्या है और r एक विषम संख्या है, तो p प्लस q प्लस r। तो हमेशा याद रखिए, दो विषम संख्याएं, जैसे p एक विषम है और r एक विषम है, तो दो विषम संख्याएं जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है? सम बनता है। ठीक है, और सम संख्या आपस में जुड़ेगी तो क्या बनेगा? सम संख्या बनेगी। ठीक है, ठीक है, मैंने यहां पे बताया, दो ऑड नंबर आपस में जोड़ दीजिए, दो विषम संख्याएं आपस में जोड़ दीजिए तो आपका इवन नंबर बनेगा, और दो इवन नंबर को आपस में जोड़ दीजिए तो आपका इवन नंबर बनेगा। बस देखो, एग्जाम्पल भी लेकर के देख लो। ठीक है, दो विषम संख्याएं हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसको p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान लो। ठीक है, p एक विषम संख्या है, q एक सम संख्या है, r एक विषम संख्या है। आपने तीनों नंबर को देखा यहाँ पर, फिर हमसे कह रहा है p प्लस q प्लस r, तीनों को जोड़ के देखो,
5 4 9 3 12। 12 अपने आप में क्या है? 12 अपने आप में एक सम संख्या है। 12 अपने आप में एक सम संख्या है, तो इनका योग क्या कहलाएगा? इनका योग सम संख्या है। तुम कोई भी 3 नंबर ले लो, ठीक है, उसमें 2 क्या होने चाहिए? विषम होने चाहिए और एक सम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए, 2 संख्याएं जिनमें सार्वगुणनखंड केवल एक होता है। A set of two number which have only one as a common factor. A set of two number which have only one as a common factor. तो one common factor केवल और केवल किसमें होता है? केवल को प्राइम नंबर में, यानी सहभाज्य संख्याओं में, और उनका प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है। ठीक है, 2 सहभाज्य जिनका सार्वगुणनखंड यानी HCF 1 होता है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऐसी संख्या जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम उनका गुणनफल हो, उनको भी को प्राइम बोलते हैं। नेक्स्ट, क्या है? 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होंगी। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होंगी। क्या होंगी? क्रमागत लिखा हुआ है, क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या क्रमागत ले लो। जैसे मैंने 21,22 ले ली, तो 21 और 22 अपने आप में विषम, कंपोजिट, इवन है ही नहीं। ये क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है, आपस में नहीं कटेंगे। मैंने शुरुआत में बताया भी है, को प्राइम नंबर जो आपस में ना कटें, जो आपस में विभाजित ना हो, जिनका सार्वगुणनखंड 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है, जिनका एलसीएम उनका मल्टीप्लाई होता है। ये यही बातों का बस ध्यान रखना है मेरे दोस्त। बस इसी प्रकार आप अगर रेगुलर आ गए क्लास में, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैथ में हाईएस्ट स्कोर आएगा। ठीक है, अभी तो ये एक आप लोगों को बेसिक क्लास दी जा रही है। अभी आप देखेंगे मेरे साथ, आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का मैं डिस्कशन भी करूंगा आप लोगों के साथ, वो भी डिटेल डिस्कशन कराऊंगा। 7वां 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? 10 हो गया। इसका मतलब ये 4 अंकों की है, लेकिन ये 1001 है, और 1001 से छोटा 1000 होता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ये क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, आप बताइए 8वां हो गया। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखो। 9वें क्वेश्चन में क्या है? 9वें क्वेश्चन में क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, कोई भी तुम 2 अभाज्य संख्याएं ले लो। ठीक है, मान लो 3,5 ले लिया। ठीक है, 5,7 ले लिया, और हमने 2,11 ले लिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल से करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। जैसे 3,5 लिया 15, 5,7 लिया 5 7 35, और 2 के साथ लिया 2 1 इवन में भी आता है, तो 22 आ गया। तो क्या 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 2 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है, क्या वो एक भाज्य संख्या है? जी हाँ, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। ये बिल्कुल सही है। क्या वो ये एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये विषम संख्याएं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये विषम है, ये विषम है, ये सम है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इवन नंबर है, ये इवन है, ये दोनों ऑड है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको ऑप्शन पे ज्यादा नजर रखनी होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहां तक सहमत होंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग इज फ्रैक्शन फॉर 2.04।
2.04, इसको बेटा ध्यान से समझिए। जैसे 2.04 दिया गया है, ठीक है, तो पहला स्टेप ये होता है कि आपने 2.04 लिखा, दशमलव हटाया, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया और 2 अंक लिख दिए, 2 जीरो लिख दिए, ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी बार बटे में जीरो बनाएंगे। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं इसलिए 2 जीरो लगा दिए। दूसरे स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि 204 बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 से आपने इसको भी काट दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 25, तो यहाँ पे कितना हो गया 51 बटे 25, ठीक है। अब देखिए ये डेसिमल फॉर्म थी नंबर की, ये उसी की क्या हो गई फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई, यानी मैं इसको एक तरीके से रेशनल फॉर्म भी कह सकता हूं। तो ये बन गया 51 बटे 25 पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग आपके सामने मेरा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रैक्शन फॉर पॉइंट 0.0075। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 रखना है, पॉइंट के नीचे 1 रखते हैं और 1 2 3 4 यहां पर ले लिया 75 बटे 2 3 4, 75 बटे 1000, 25 3 75, 25 चक्कू 100, ये बन गया आपका 3 बटे 400। ऑप्शन नंबर सी कितना बन गया 3 बटे 400, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 0.36 के लिए निम्न में से कौन सी भिन्न है। 0.36 के लिए निम्न में से कौन सी भिन्न है, तो इसको हम लोग बनाएंगे 36 बटे में 100, 4 9 जा 36, 4 25 जा 100, यानी 9 बटे 25, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 बटे 25 यानी ऑप्शन नंबर ए। सहमत हैं, क्लियर है यहां तक, गुड। बताइएगा मुझे, आप जब भी इस क्लास को देखिएगा तो मुझे रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.0182 को हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। 0182 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 14 से करेंगे, ठीक है। तो आपके पास देखिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप बिल्कुल बेसिक तरीके से करें, पॉइंट हटाइए, ठीक है, पॉइंट के बाद पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा लो, लगा लिया, ये बेसिक तरीका है, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया आपका। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 14 एकम 14, 4 14 3 42, तो कितना बन गया 13, 13 बटे में 10,000, ठीक है। नीचे 4 जीरो है तो 0.4 अंक शिफ्ट हो जाएगा, 0.0013, 0.0013, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे लिख करके। 13वां हो गया। 14th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 14। ये देखिए, एक घंटे का कितना 1 सेकंड है, 1 घंटे का कितना 1 सेकंड है। व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकंड, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकंड। 1 घंटे का कितना 1 सेकंड है, मतलब 1 सेकंड इज व्हाट, 1 सेकंड इज व्हाट डेसिमल ऑफ 1 आवर, यानी 1 सेकंड मैंने लिखा और 1 घंटा लिखा। 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड, एक जो है 3600 का कितना। अच्छा, आपको ये बताना है पॉइंट में, अगर मुझे परसेंटेज में बताना होता तो मैं इनटू में 100 कर देता, ठीक है। इस चीज को समझो, अगर मुझे परसेंटेज में बताना होता 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 सेकंड है तो मैं इनटू में 100 कर देता, लेकिन यहां पर मुझे डेसिमल में ही बताना है। किस में बताना है, डेसिमल में बताना है। तो अब मैं क्या करूंगा,
1 को मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा? 3600 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 3600 से डिवाइड करूंगा। एक पॉइंट लगाया, एक जीरो लगाया, नहीं जाएगा। फिर एक जीरो लगा के, अब पॉइंट नहीं, अब जीरो चलेगा। 100 अभी भी छोटा है, फिर एक जीरो, फिर एक, अभी भी देखो 1000 बना, 3600 बड़ा है, फिर एक जीरो लगाएंगे। अब कितना बना? 10,000। अब आप लेके जाएंगे 36 दूनी 72, तो ये बन गया आपका बेटा 7200। जीरो जीरो, 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। दशमलव लगा इसलिए एक जीरो हम और उतार सकते हैं, एक जीरो हम और उतार सकते हैं। 36 छक्का 216 होता है, इसलिए अब मैं किससे ले जाऊंगा? 6 से ले जाऊंगा। 36 छक्का 216 और 2 जीरो ये लग गए, यानी 0.00026 के लगभग जाएगा। 0.000.00026। ठीक है, समझ गए? देखिए कभी कभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, और कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका आपको कोई ऐसा मेथड बताऊं कि आप तुरंत आंसर निकाल ले जाए, तो ऐसा कोई है ही नहीं। ठीक है, आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन ये कहता है, 15वां क्वेश्चन ये कहता है कि 617 प्लस 6.017 0.617 और 6.0017 ये दिया गया है, इसको मुझे जोड़ना है। तो मैं जोड़ते समय बस ध्यान क्या रखूंगा, दशमलव के बाद 3 अंक, 3 अंक, 4 अंक यहां पर है, तो चौथा अंक क्या है? 7। तीसरा अंक क्या हो जाएगा? 1, 7 और 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 का 5 और 1 गया, 1 जाएगा तीसरे नंबर पे, 6 और 1 7, 7 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आपका जो आंसर है वो मुझे एक बार क्या पड़ेगा यहाँ पर? 15 और 1 8। देखिए 6.0017, 0.617, 6.017 और 617। ठीक, 7 7 7 14 और 1 15 का 5, 1 2 3 आएगा। हाँ, तो मैच कर जाएगा। ठीक, ये देखो पूरा मैच कर गया। यहाँ पर देखो 0 पॉइंट, ये 0 है। 6 6 12, 12 7 19 का 9, 2 और 6, पूरा पूरा आंसर मैच कर रहा है आपका। आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप पहले चौथे डिजिट को लीजिए, फिर तीसरे डिजिट को लीजिए, फिर दूसरे डिजिट पे आएंगे। जब दूसरे डिजिट पे आएंगे तब मैच करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये तो था आपका मैथ का सेक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैथ्स में कुछ जो पेडागोजी आती है, उसमें आपको कैसे चीजों को सीखना है, कैसे आपको याद करना है, मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत डिटेल में बताता हुआ बेटा ले चलूंगा। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैथ्स की पेडागोजी का जो है वो गणित शिक्षण की विधियां हैं। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग में आपके सामने लिखी हुई है टोटल 10 टेक्निक्स, टोटल 10 मेथड हैं। इनको हमें बहुत विधिवत समझना होता है। आगमन विधि, ठीक है, आपके सामने मैंने लिख रखा हुआ है। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, 2 निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, 3 विश्लेषण एनालिटिकल मेथड, 4 संश्लेषण सिंथेसिस मेथड, 5 प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड, 5 है अनुसंधान विधि ह्यूरिस्टिक मेथड, 5th है समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, 5th है प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड, 6 है व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड और 10th है विचार विमर्श विधि यानी डिस्कशन मेथड। इन पर से क्वेश्चन हर बार आता है। मतलब यहां अगर मैंने 10 पॉइंट एक्सप्लेन करे और विधिवत एक्सप्लेन किए और आपने उसको पढ़ लिया और उस पर आपने क्वेश्चन लगा के मेरे साथ आगे बढ़े,
तो ये मान के चलिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी से रिलेटेड वो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ स्टूडेंट को। जैसे आगमन विधि है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड की हमें पहले टीचर जब क्लास में आए और किसी टॉपिक को अगर वो पढ़ाने जा रहा है तो सबसे पहले वो बच्चों को एग्जाम्पल दे, ठीक है। एग्जाम्पल को सिखा करके, एग्जाम्पल्स को सिखा करके वो क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे, सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे, रूल पे आए। यानी एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल चलना है, एग्जाम्पल टू कंक्लूजन चलना है, करेक्ट, ठीक है। यहां पे अगर मान लीजिए ये एक एप्पल है, मुझे एडिशन भी अगर सिखाना है तो मैं ऐसे बना के बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा बच्चों को 1 1 2 नहीं, अगर मैंने ऐसे बना के बताया, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, मैं बताऊंगा ये बेटा एक सेब है, ये दूसरा सेब है, ये तीसरा, तब वो इन चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने अंदर ग्रहण करेंगे, ठीक है। व्यवहारिकता के तौर पे कोई कहानी सुनाया, कहानी के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्पल से उनके थ्रू सिखाया, ठीक है। तो चलिए चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं इसमें। जैसे आगमन विधि में आपने क्या देखा है? आगमन विधि में, आगमन विधि में आपने, आगमन विधि में क्या देखा? इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाता है तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर आप लोग एक निर्णय लेते हैं जिसमें शिक्षक छात्रों को प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ले जाता है, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, ठीक। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाता है, पर्टिकुलर टू जनरल। इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख दे रहा हूं, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चलते हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर हम लोग इस फॉर्मेट में इसका अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाले चरण, तो इसमें चरण में आपको कुछ नहीं करना, कि ये बताया जाता है कि जो एजुकेटर है, जो टीचर है, वो बच्चों को किससे कैसे पढ़ाएगा। तो पहले आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरण को जब आप समझा लेंगे उसके बाद आप आएंगे उन पर कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल को, फिर एग्जाम्पल को आप चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। वही स्टेप यहां पर बताए गए हैं। जैसे सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन होता है। पहला एग्जाम्पल देंगे, फिर उस एग्जाम्पल का ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। चौथा है उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है, यानी टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं, तीसरे नंबर पे आप उसको जनरलाइज करते हैं, चौथे नंबर पे टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। इंडक्टिव मेथड से क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट है, इसी में आगमन विधि के गुण, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण है, इसको एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर जब आप लोग कोर्स में आएंगे तब मैं आपको बहुत विधिवत पढ़ाते हुए आगे ले चलूंगा। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यानी साइंटिफिक अप्रोच है, जो बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका देती है, ठीक है। इससे बच्चे को एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल के माध्यम से जब बच्चा चीजों को सीख रहा है तो वो एक तो लंबे समय तक सीखेगा, यानी यहां पर जो नॉलेज मिलता है वो परमानेंट नॉलेज होता है, यानी स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें नोन टू अननोन चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले जो पता है वो पढ़ेंगे, फिर जो नहीं पता है उसकी तरफ बढ़ेंगे, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू
अननोन। ठीक, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। ठीक है, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है, यानी एक क्यूरियसनेस बनी रहती है स्टूडेंट में, क्यूरियसनेस यानी आगे बढ़ने की एक ललक रहती है उनमें कि आगे भी वो सीखना चाहेंगे। तीसरा है स्वयं से अधिगम करने के कारण, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है, यानी जब वो बच्चे स्वयं से सीखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे तो खुद का भी दिमाग चलना शुरू होगा, तो वो यहाँ पर जो नॉलेज गेन करते हैं वो परमानेंट होता है, यानी स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा है बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद विधि है, या व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद विधि है। चलिए चलिए आगे ले चलते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है आगमन विधि के डीमेरिट्स, मतलब ये इसके डीमेरिट्स क्यों है। देखने में पढ़ने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, इजी भी लग रहा है कि परमानेंट नॉलेज भी है, तो डीमेरिट क्या है। डीमेरिट ये है कि ये समय ज्यादा लेता है। ठीक है, टीचर को छोटी सी चीज सिखाने के लिए दुनिया भर की कहानी, दुनिया भर की चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तब वो छोटा सा पॉइंट सीखेगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो समय अधिक लगता है। ठीक है, ज्यादा एफर्ट होता है। ठीक है, मोर एफर्ट, अधिक परिश्रम, सूझबूझ की आवश्यकता होती है। एक तरह से अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत है। एग्जैक्टली जो तथ्य आपने निकाले हैं, अगर उनके सत्यता की जांच नहीं होगी, उनकी सत्यता की जांच नहीं होगी तो वो अधूरे ही रह जाएंगे, और उसके लिए हमको निगमन विधि की जरूरत पड़ती है, डिडक्टिव मेथड की। बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम लगता है। अगर गलती से उसको एजुकेटर ने कोई गलत एग्जाम्पल दे दिया, अब वो जिंदगी भर, क्योंकि उसने एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा है, तो वो परमानेंट रहेगा। और वो परमानेंट अगर रहेगा, अगर वो नॉलेज परमानेंट रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जल्दी उसके दिमाग से नहीं निकलेगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम व समय की जरूरत होती है। चलिए मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं यहां पर। नेक्स्ट क्या है, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। सबसे पहली चीज, निगमन विधि आगमन विधि का पूरक होती है। ठीक है, इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाती है। ठीक है, यहां पर आपको पहले एग्जाम्पल, ठीक है, यानी उस एग्जाम्पल तक पहुंचने के लिए पहले आपको फार्मूले कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझा करके फिर हम लोग उदाहरण की तरफ चलेंगे। पहले स्थापित किए गए सूत्रों का प्रयोग करके फिर हम लोग सॉल्यूशन, एग्जाम्पल तक की पहुंचते हैं। नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, रूल टू एग्जाम्पल, प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा। देख रहे हैं आप लोग, विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, इनको सबको याद करने का तरीका, इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत सारे की पॉइंट हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बेटा फिर आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने पेड कोर्स में। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे।